सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने अलग अलग चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी है। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो आपका आंसर होगा यूएसए। तो वैसे आपको पता होना चाहिए हमने किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे तो आपको ये टॉपिक बुक में भी मिल जाएगा, सिंपल सा टॉपिक है, मगर मैं क्या करूँगा, मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। अगर मैं आपको बोलूँ बाई कैमरल पार्लियामेंट, तो जो बाई कैमरल पार्लियामेंट है जब इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप इसको याद क्या करोगे, आप बस रटोगे एक तरह से। जुडिशियल रिव्यू हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, तो इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। ऐसे रटना नहीं है हमने, चीज़ हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद रहे। तो सबसे पहले देखते हैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या लिया, उससे हमने लिए फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये 12 से लेके 35 आर्टिकल आते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आर्टिकल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, हम 1 से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में, तो हमें वो चीज़ें अच्छे से याद होगी। अभी तो मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट हो गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल देखेंगे, तो वैसे आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी। सिंपली हमने यहाँ के याद करना है, हमने ये याद करना है कि हमने कौन सी चीज़ें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब यहाँ पर आपने याद करें कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अगर एक्स्ट्रा बताना हो तो मैं आपको बताता हूँ, जो फंडामेंटल राइट है ये पार्ट 3 में आता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट हैं, तो पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट, और 12 से 35 आर्टिकल में। और याद आपने रखना है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए फंडामेंटल राइट्स, बाकी आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए यूएसए से। फिर है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये कोर्ट की एक पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को एग्जामिन कर सकता है। मान लीजिए पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है, और जो कोर्ट है वो क्या करेगा, उसे एग्जामिन कर सकता है। अगर उसे लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट उसे एग्जामिन कर सकता है। तो इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर है वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे उन्हें ये नहीं पता होता कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारे खुद की वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो ऐसे पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, क्योंकि ऐसे रट के कोई फ़ायदा नहीं है, आप एग्ज़ाम में मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, अगर आपने बस पढ़ना ही है, इन चीज़ों को रटना ही है। क्योंकि और भी तरीके हैं, अगर आप लाइफ में अच्छा स्टैंड करना चाहते हो, अच्छा कमाना चाहते हो। मान लीजिए मैं भी देख रहा था वेब डेवलपर, मुझे वेबसाइट बनाने के लिए एक वेब डेवलपर चाहिए था, तो मैं नेट में सर्च कर रहा था, देख रहा था 50,000 से 1 लाख तक मांग रहे हैं लोग। तो ऐसे मतलब आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर आप स्किल को और अच्छा करो तो आप मतलब अच्छी कमाई कर सकते हो। मान लो आप फोटो एडिट अच्छी करते हो, तो आप देखिए शादियों में प्री वेडिंग शूट होते हैं, तो वहाँ से भी लोग लाखों में कमाते हैं। तो ऐसे अगर इस फील्ड में आ रहे हो कि तैयारी करनी है एग्जाम की, तो यहाँ लाखों की भीड़ है। तो ऐसे रट के नहीं चलना, मतलब अच्छे से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, और मेहनत तो करनी है। मेहनत तो मस्ट है यहाँ पर ऐसे नहीं है, आप कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। ये फील्ड ही ऐसी, यहाँ पर लाखों लोग लगे हुए हैं, तो मतलब आप करो, एक सीक्वेंस में करो, अच्छे से चीज़ें करो, और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ऐसे नौकरी तो मिलेगी, अगर मेहनत अच्छी होगी, आपकी सच्ची होगी, तो ज़रूर मिलेगी। तो वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो पोस्ट है हमने कहाँ से ली है, यूएसए से लिए। अब वाइस प्रेसिडेंट जो आर्टिकल, किस आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आता है 63rd आर्टिकल। तो ये भी याद रखना है आपने, बाकी आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तब हम करेंगे ही करेंगे। तो 63rd आर्टिकल में आता है वाइस प्रेसिडेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो हमने ली है यूएसए से। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, वो है वेंकैया नायडू। ठीक है, नाम तो याद ही रखना है आपको। फिर है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट है उन्हें रिमूव करने की क्या प्रोसेस है, तो वो जो प्रोसेस है वो हमने ली है यूएसए से। मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कर रहे हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया में सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, यूएसए का था। तो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। अगर हम ब्रिटेन का देखें तो उनका अनरिटन है, मैंने डिफरेंस आपको बताया था रिटन और अनरिटन में पिछले लेक्चर में। तो ऐसा अगर आपको अभी मज़ा आ रहा है इस जो टॉपिक को मैं करा रहा हूँ, ईजी सा टॉपिक है, आपको सारी चीज़ें अभी याद हो जाएगी। तो ऐसे पिछले लेक्चर भी करना, क्योंकि एक सीरीज़ की फॉर्म में करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो। तो रिटर्न और अनरिटन में डिफरेंस बता रखा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, जैसे जो हमारी जुडिशरी है वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर नहीं होती। आपने देखा होगा कि सीएम है वो भी कोर्ट में आना पड़ता है उनको, अगर उनके खिलाफ कोई केस चलता है, कोई गवर्नर है, कोई भी कितनी बड़ी हस्ती हो उसे कोर्ट में आना पड़ेगा, और उसे वो ट्रायल है वो भुगतना पड़ेगा। जो जजेस हैं वो चेक करेंगे कि हाँ भाई
ठीक है नहीं है, मतलब जो बंदे ने करा है कुछ कि नहीं करा, अगर नहीं करा तो छोड़ देंगे, करा है तो उसे सज़ा मिलेगी। तो हमारे जो जुडिशरी वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर नहीं है, यानी किसी के अंडर नहीं आती, वो स्वयं अपने जो सारे हैं डिसीजन लेती है। अगर ठीक होगा तो सही डिसीजन लेगी, अगर कुछ गलत किया होगा तो आपको सज़ा मिलेगी। फिर है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो जो प्रोसेस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालने की, हटाने की, तो वो हमने लिए यूएसए से। तो सिंपल सा है। अब आपको याद कैसे करना है, देखिए फंडामेंटल राइट, सिंपल सी चीज़ें बताइए। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये लिया हमने यूएसए से, वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से लिया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से लिया। तो ऐसे सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये कौन से आर्टिकल में आता है? 61। अब मैंने आपको बताया 61 जो आर्टिकल है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मगर ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। अब एक मेन चीज़ मैंने इसमें छोड़ दी है, वो क्या है? प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। अब प्रीएम्बल क्या है? ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंट्रोडक्शन है एक तरह से। अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो ना, उससे पहले ट्रेलर देखते हो, तो बस वही समझ लो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ट्रेलर है वो प्रीएम्बल है। इसमें बता रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, बस शॉर्ट में बता रखा है। तो इसे इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोल सकते हो। तो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूएसए से लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया हमने यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब चीज़ें हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम देखो इंडिया में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ले रखा है। कैबिनेट सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया में, रेलवे मिनिस्टर है, तो देखिए मिनिस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो दे रखा है। तो वो क्या होता है? कैबिनेट, पीएम की जो कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट सिस्टम ये हमने कहाँ से लिए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर है बाईकैमरल पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को राज्यसभा। तो दो हाउसेज होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? बाईकैमरल पार्लियामेंट। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ये कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आपने एक चीज़ देखी होगी, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है? जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास सारी पावर होती है। अब मैं आपसे नाम पूछूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, आप बोल दो कि जो बाइडेन। अब मैं पूछूं आपको पीएम कौन है, तो पीएम आपको नहीं पता होगा, मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि पीएम ऐसी है, मतलब नॉमिनल हेड है, वहाँ पर पीएम की कोई वो है नहीं, मतलब पावर सारी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। वैसे आप इंडिया में देखो, इंडिया में जो सारी पावर है वो किसके पास है? वो है मोदी जी, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके पास होगी। तो वैसे ही प्रेसिडेंट एक तरह से नॉमिनल हेड होता है, जो सारी पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है इंडिया में। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ये लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? जो पीएम होता है उसी के पास सारी पावर होती है। फिर है नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ। जो लॉ है उसके लिए सब इक्वल है। लॉ का मतलब रूल किसका चलेगा? लॉ का चलेगा, जैसा आपका लॉ कंट्री का होगा। फिर प्रोविजंस ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा। तो जो स्पीकर है लोकसभा का, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप देखिए हमारा जो लोकसभा है उसमें एक स्पीकर होता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। अब दो तरह की होती है, एक तो ड्यूल सिटीजनशिप, एक होती है सिंगल। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप अमेरिका में देखो वहाँ ड्यूल सिटीजनशिप है। वहाँ क्या होता है? वो कंट्री का भी सिटीजन है और जो स्टेट होगा उसका भी सिटीजन है। भाई इंडिया में क्या होता है? हम सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है? हम इंडिया के सिटीजन है एक तरह से। हम नहीं बोलेंगे कि हम मतलब स्टेट के, आप कहीं जाओगे आप बोलोगे मैं इंडियन हूँ, तो आप इंडियन के, इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर नॉमिनल हेड क्या है? प्रेसिडेंट। ये चीज़ मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ होता है प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तभी जो यहाँ पर पीएम है उसके ज़्यादा पावर है और प्रेसिडेंट है वो बस नॉमिनल हेड है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, कैबिनेट सिस्टम, बाईकैमरल में आपको बताया जब दो हाउसेज होते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो उसको हम बाईकैमरल बोल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ली है, रूल ऑफ लॉ लिया है, प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा। जो स्पीकर है लोकसभा का उसकी जो प्रोविजन है, मतलब हमने वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप, नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमने क्या लिया? इससे लिया हमने कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? तीन तरह की लिस्ट होती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक होती है यूनियन लिस्ट, दो यूनियन लिस्ट होती है। इसमें जो रूल बनाते हैं वो कौन बनाता है? वो सेंटर बनाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एक होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन रूल बनाएगा? जो स्टेट गवर्नमेंट होगी। मान लीजिए बिहार की जो गवर्नमेंट है वो उसमें रूल बना सकती है अपना, हिमाचल की अलग बनाएगी, जो केरला की वो अलग बनाएगी। तो स्टेट लिस्ट में जो
आते होंगे सब्जेक्ट उन पे स्टेट वाले ही बना सकते हैं। यूनियन में जो सब्जेक्ट आएंगे उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही रूल बना सकती है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी रूल बना सकती है, यानी दोनों ही बना सकती है। जैसे कि मैं आपको एक सब्जेक्ट बताऊँ, एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी फील्ड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बना सकती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी रूल बना सकती है, मगर अगर उनके रूल कॉन्फ्लिक्ट करें तो जो सेंटर होगा उसका जो रूल होगा वो प्रिवेल करेगा। तो ऐसा होता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जो है सेंटर और स्टेट रूल बना सकती है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया था, मैंने आपको बताया यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से, मगर जो उसकी लैंग्वेज है वो कहाँ से ली, वो ली हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपको। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, वो बोल देगा लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है, तो आप प्रीएम्बल देखोगे आप तो यूएसए टिक कर दोगे, मगर आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि प्रीएम्बल तो हमने यूएसए से लिया है मगर जो उसकी लैंग्वेज है वो लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है और ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब डिफिकल्ट एग्जाम में यही पूछते हैं, मैंने देखा है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज यानी जो दोनों हाउसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जब जॉइंट सिटिंग होती है तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक चीज़ और पूछ ली जाती है, जब उनकी जॉइंट सिटिंग होती है तो उसमें अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन में क्या देगा आपको, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा का जो आपका अध्यक्ष होगा या फिर लोकसभा का स्पीकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर। जो आपका लोकसभा का स्पीकर होता है वो जब भी जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट में दोनों हाउसों की, उसका अध्यक्ष होता है। तो ये आपने याद रखना है, जो लोकसभा का स्पीकर होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, लोकसभा स्पीकर। ये क्या होते हैं, ये करते हैं प्रिजाइड्स, ठीक है, यानी अध्यक्ष होते हैं जब भी जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की। नेक्स्ट है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो यूएसएसआर था ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो उससे पहले तो वैसे सोवियत यूनियन ही बोलते थे। तो जो सोवियत यूनियन है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। बोलने को आप रशिया भी बोल सकते हो। अब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, तो सोवियत बोल दो या रशिया बोल दो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो वैसे सोवियत जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कौन सा आर्टिकल में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आता है 51A। तो 51A आर्टिकल में ये आता है। अगर आपसे पार्ट पूछ ले कौन से पार्ट में आता है, तो 4A। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। मैं आपको सारे आर्टिकल बताने वाला हूँ, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी तो आपने बस समझना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, सोवियत यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से लिया। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 तरह की होती है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो 11 हमें बता रहे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, जो हमारा फ्लैग है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, जो इन्वायरमेंट है उसे सेफ गार्ड करना है, जो वायलेंस नहीं करना अपनी कंट्री में, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो ऐसे 11 चीज़ें बता रखी है, आपको पता होना चाहिए, पर पढ़ना ज़रूर उसको, ऐसे एग्जाम में तो नहीं पूछते पर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना। तो 51A में जो 51A आर्टिकल है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट कौन सा है, 4A। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड हुआ था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था, अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कब बना था, 26 जनवरी 1950 में, तब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें तब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो नहीं थी। ये ऐड कब हुई, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुई, यानी 1976 में ऐड हुई थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लानिंग। तो वो जो 5 ईयर प्लानिंग है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हमने, 5 ईयर प्लान का लिया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम 5 ईयर प्लान आते हैं ना हमारा, कि उसमें हम पहले बजट डिसाइड कर देते हैं किसको हमने कितना देना। तो जो 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है ये भी हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो दो ही चीज़ें बताई मैंने और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने लिए है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, और 5 ईयर प्लानिंग भी, तो दोनों आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, हमने लिए प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कब बना था, वो बना था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो थोड़ा सा मैं भी उसमें कंफ्यूज हो गया था जल्दी जल्दी में। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कब बना है, 26 नवंबर 1949। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं 26 नवंबर को। लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लागू हुआ था, कुछ भी बोल दो, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। ये ऐड हुई है, कब हुई है, 42nd अमेंडमेंट 1976 से। तो चलिए
आगे देखते हैं। अभी हम डिटेल में ये चीज़ें करने वाली हैं, बस अभी तो मैं आपको सोर्सेज ही बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या लिया। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको समझाऊंगा तो ऐसे टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं, बस अभी तो ये याद रखो कहाँ से हमने क्या लिया है। अब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वैसे तो नहीं एक ही बारी में हम सही चीज़ बना देंगे, धीरे धीरे हम जानेंगे उसमें क्या क्या खामी है, तो उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो जो अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है वो लिया हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोलूँ कौन सा आर्टिकल में आता है जो अमेंडमेंट है, ये आता है 368। तो जो 368 आर्टिकल है उसमें आता है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट की जाती है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट है बाद में डाले, तो कैसे डाले, 42nd अमेंडमेंट किया, यानी सीक्वेंस में चला होता है। तो उस टाइम 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट थी वो थी 1976 की। तो उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छा करने के लिए। फिर है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के मेंबर है उनका जो इलेक्शन होता है उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया हमने, वो लिया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आयरिश बोलते हैं इसको। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसमें क्या है, ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, मतलब हम कोर्ट में नहीं जा सकते, जस्टिसबल नहीं है, ये स्टेट के यूज़ के लिए। स्टेट को अगर अपने सिटीजन को इकोनॉमिक सोशल जस्टिस देना है तो उसके लिए वो यूज़ करता है। अब इसमें आर्टिकल दे रखे हैं कि पंचायती राज होना चाहिए, जो एनिमल है उनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, राइट टू वर्क। तो ऐसे ऐसे आर्टिकल दे रखे हैं स्टेट के यूज़ के लिए, ताकि एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अपने सिटीजन को दे सके। तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये आते हैं 36 से 51 आर्टिकल तक। बाकी आर्टिकल हम आगे करने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए याद रखो 36 से लेके 51 आर्टिकल तक आते हैं। अगर आपसे पार्ट पूछ लें कि कौन से पार्ट में आते हैं, तो ये पार्ट 4 में आते हैं, ठीक है, पार्ट 4 में आते हैं। तो पार्ट 4 में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन का मेथड है, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ। अभी देखिए आपने इंडिया में इलेक्शन हुए थे ना, तो जो प्रेसिडेंट थी द्रौपदी मुर्मू कैसे इलेक्ट हुई थी, वो हमारे डायरेक्टली थोड़ी हुई थी हमारे द्वारा। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यानी एमएलए थे, जो लोकसभा मेंबर थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने आगे जो है वो वोट दिए थे। जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए थे, जो वहाँ पर विधानसभा सीटें थी ना, वो वाले जो आपके मेंबर्स थे, और लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए, तो उन सब ने वोट किया था प्रेसिडेंट के लिए। तो ऐसे हम डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। तो जो मेथड है ये हमने कहाँ से लिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है जापान कॉन्स्टिट्यूशन। तो जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो देखिए एक लॉ बनाने का एक प्रोसीजर है, अगर वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तभी वो लॉ माना जाएगा। ऐसा नहीं कि बस बोला गया लॉ बन गया। तो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया हुआ है वो उसी से लॉ बनेगा, ऐसे नहीं हर किसी तरीके से आप लॉ बना सकते हो। तो जो वो अलग कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया, ये लिया जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। फिर है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो फेडरेशन क्या हो गया, फेडरेशन का मतलब हो गया जो हमारा देखो आप इंडिया है, जैसे यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम में दो तरह से गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट भी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो जो हमारी पावर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। तो आप देख सकते हो जो स्टेट्स होती है उनमें गवर्नर होता है, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है। तो जो ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड देयर इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हो गए, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ आर्टिकल्स, जैसे कि 352 है, ये आपका कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है। फिर है 356, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का है। फिर 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल मैं आपको कराने वाला हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बाकी अभी के लिए समझ लो। तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये हमने कहाँ से लिए, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। 352 हो गया आपका जैसे नेशनल इमरजेंसी जब होती है, 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जब लगती है, 360 फाइनेंशियल। तो इसमें क्या होता है, जो इनका इफेक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जैसे कि 20 एंड 21। तो जो 20 एंड 21 आर्टिकल है ये इसमें सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे जो फंडामेंटल आपके राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी जब लगती है, मगर जो 20 और 21 है वो नहीं होता। तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से। तो अभी के लिए मैंने आपको सारे बता दिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर आपने याद रखना है तो ऐसा एक बार पढ़ लेना है इसको और फिर खुद रिकॉल करने की कोशिश करना। आप इजीली मतलब 5 मिनट में भी याद कर सकते हो। तो बस एक बार चीज़ें समझ आनी चाहिए, एक बार समझ आ गई तो फिर याद करना तो और भी आसान हो जाता है।
अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरिम गवर्नमेंट एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। इंटरिम गवर्नमेंट क्या हो गई? ये जो आपकी गवर्नमेंट थी ये आज़ादी से पहले बनी थी, तो इसमें जो पोर्टफोलियो दे रखे थे मिनिस्टर को वो अलग थे। बाकी फिर उसके बाद जब आज़ाद हो जाते हैं इंडिया, तो उसके बाद पहली जो कैबिनेट बनती है यानी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, उसमें जो पोर्टफोलियो वो अलग दे रखे हैं। तो किसी में सेम भी दे रखे हैं, किसी को वैसे तो ज़्यादातर अलग ही दे रखे हैं। तो हम पहले तो हमें याद ही करने पड़ेंगे सारे, ऐसे कोई ट्रिक तो है नहीं से याद करने की। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, आपको याद हो जाएगा। तो पहले देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें मिला था एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। कब? इंटरिम गवर्नमेंट यानी आज़ादी से जो पहले कैबिनेट बनी थी, तो ये वाला पोर्टफोलियो मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें मिला था होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ऐसा है, इन्हें याद करने के आप थोड़ी ट्रिक अपने आप ही बनाओ तो वो बेस्ट रहेगा। जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जो इंडिया की स्टेट्स थी उनकी यूनिफिकेशन करने में हेल्प की। उसके लिए उनको कैसे था, उनको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता लगना चाहिए कौन सी स्टेट अलग होना चाहती है, कौन सी जुड़ना चाहती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कुछ भी लॉजिक बना के। तो फिर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे फूड एंड एग्रीकल्चर के। फिर डॉक्टर जॉन मिठाई, ये इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह है डिफेंस के। अब देखिए, बलदेव लिखा है तो बलदेव मतलब कुछ पावरफुल हो गया। तो अगर आपको पावर चाहिए तो ऐसे डिफेंस भी मतलब पावर होगी तो अपना डिफेंस कर पाओगे। तो ऐसे कुछ आप रिलेशन बना सकते हो, आपका खुद का आइडिया है, मतलब कैसे भी आप रिलेशन निकाल लो, मगर ऐसा ही याद तो करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो आपका आंसर होगा सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है आसिफ अली। आसिफ अली को मिला था रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। फिर है जगजीवन राम, इन्हें लेबर। CH बाबा, इनको मिला था वर्क्स, माइंस एंड पावर। फिर है राज गोपालाचारी, इनको एजुकेशन एंड आर्ट्स। अब ये जो लास्ट के 5 कौन है, ये मुस्लिम लीग के। जो मुस्लिम लीग थी पहले इन्होंने बॉयकॉट किया था जो कैबिनेट थी, मगर बाद में मिल गए थे। इन्होंने सोचा हम कैबिनेट में मिल के अपनी जो उनकी जो आइडियाज़ है उनको वो करेंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो मुस्लिम है उनकी अलग कंट्री बने। तो ऐसा है, अगर अलग हो जाते तो इनका वो पूरा नहीं हो पा रहा था, ये कैबिनेट में रह के अपोज करना चाहते थे गवर्नमेंट को। तो तब ये जो है ये आपके 5 इसके नीचे वाले मुस्लिम लीग के हैं। फिर ये जुड़ते हैं, इन्हें कौन कौन सा जो पोर्टफोलियो मिलता है? लियाकत अली खान होते हैं, इन्हें मिलता है फाइनेंस का। गुजनाफर अली खान, इनको हेल्थ। IA चुंद्रीगर, इनको मिलता है कॉमर्स। फिर अब्दुल रहाब नश्तार, इनको कम्युनिकेशन। और जोगिंदर नाथ मंडल, इनको लॉ। तो ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करना, ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत ईजी है, मगर ऐसे रिवाइज करते जाओगे तो याद हो ही जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। इसमें जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको होता है पहले, तो इनको PM बनाया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको होम, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, इनको कौन सा मिला था जो फर्स्ट कैबिनेट थी? फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको एजुकेशन। तो ये आप ऐसे याद रखते हो जैसे कलम होगी तो कलम किस लिए होती है? एजुकेशन के लिए। तो कुछ भी रिलेशन बनाओ, मगर ऐसा याद तो करना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने देख रखे हैं एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको एजुकेशन का पोर्टफोलियो मिला था। फिर है डॉक्टर जॉन मिठाई, इनको रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिली थी। RK चिनंगम शेट्टी, इन्हें फाइनेंस। डॉक्टर BR अम्बेडकर, लॉ। अब तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, तो इनको लॉ मिला। जगजीवन राम, इन्हें लेबर का मिला है। सरदार बलदेव सिंह, इनको डिफेंस। देखिए यहाँ पर सरदार बलदेव सिंह, इनको डिफेंस पहले भी था और बाद में भी डिफेंस मिला। फिर है राजकुमारी अमृत कौर, तो इनको हेल्थ मिला था। अब देखिए अमृत, आप समझते हैं अमृत क्यों पिएंगे? हेल्थ के लिए। तो ऐसे कुछ रिलेशन बनाओ, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ। CH बाबा कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवाई, इनको कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनको इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। फिर है VN गार्दियल, वर्क्स, माइंस एंड पावर। तो ऐसा है, याद सारे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे याद आपको करना ही पड़ेगा। तो तभी मैंने उस वाले टॉपिक यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको ये करा दिया, ताकि ज़्यादा लेक्चर ना बने आपकी, कम लेक्चर में मैं आपकी ज़्यादा नॉलेज कवर कर लूँ, ज़्यादा पॉलिटी कवर कर दूँ। तो ऐसे 7 से 8 लेक्चर में मैं आपकी पूरी पॉलिटी कवर कर दूँगा। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा, जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।